क्लास 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम समझें, इससे पहले हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं मेटल आयन और लिगेंड की बॉन्डिंग से। लिगेंड ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे आयंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो जाहिर तौर पर लिगेंड का रोल है कि वो मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें। इस तरह से लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल आयन को डोनेट कर दिया। लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज, मेटल आयन पर पॉजिटिव चार्ज। मेटल आयन और लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगी। इस अट्रैक्शन से वो कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। कौन सा कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जहां प्यार है, अट्रैक्शन है, वहां तकरार भी है। यहां तकरार को हम बोलेंगे रिपल्शन। अब रिपल्शन कहां से आई ये हमें देखना है। अब जरा देखिए, मेटल आयन के पास डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की। अब लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन, मेटल आयन के डी ऑर्बिटल के पास भी इलेक्ट्रॉन। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगी, क्योंकि लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस तो बचपन में आपने पढ़ा है, लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपल्शन करते हैं। अब रिपल्शन हो गई, तकरार हो गई। अब रिपल्शन से क्या होता है? सिंपल सी बात, शाहरुख और काजोल के बीच में प्यार है। अब बीच में अमरीश पुरी साहब आ गए हैं। अब अमरीश पुरी साहब के आने से क्या हुआ? शाहरुख खान साहब ने अपनी एनर्जी बढ़ा दी। इसी तरह से डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में जब रिपल्शन होगी तो डी ऑर्बिटल अपनी एनर्जी बढ़ा देगा। तो अब तक हमने ये देखा कि अट्रैक्शन से कंपाउंड बनेगा, रिपल्शन से डी ऑर्बिटल अपनी एनर्जी बढ़ा देगा। अब डी ऑर्बिटल की एनर्जी के बढ़ने से क्या होगा, यही हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। अभी तक हमने देखा कि रिपल्शन के कारण डी ऑर्बिटल ने अपनी एनर्जी बढ़ा दी। अब डी के 5 कमरे होते हैं। अब 5 कमरे कह दो या 5 ऑर्बिटल्स कह दो, एक ही बात है। इन सबके नाम यहां पर मेंशन है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए पढ़ रहे हैं जहां पर 6 लिगेंड्स होंगे। 6 लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ऑक्टाहेड्रल शेप देते हैं। ये आपके सामने ऑक्टाहेड्रल शेप मेंशन है। मेटल है बीच में और कितने लिगेंड है? 6। 1 2 3 4 5 6। ये 6 के 6 लिगेंड कहां से आ रहे हैं? एक्सिस से आ रहे हैं। ये लिगेंड वाई एक्सिस से आ रहा है, ये लिगेंड एक्स एक्सिस से आ रहा है और ये लिगेंड जेड एक्सिस से आ रहा है। अब बात हुई ऑर्बिटल्स की। लिगेंड की बात तो हमने कर ली कि वो एक्सिस से आ रहे हैं। ऑर्बिटल्स के क्या हालचाल है जरा देखिए। 2 तरह के पैटर्न होते हैं ऑर्बिटल्स में। एक पैटर्न होता है बिटवीन द एक्सिस और एक पैटर्न होता है अलोंग द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस का मतलब क्या है? ये जरा देखिए, ये डी ऑर्बिटल है, इन्हें लोब्स कहते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 लोब है इसके पास। ये लोब एक्सिस के बीचों बीच है, तभी हमने नाम रखा बिटवीन द एक्सिस। ये तीनों डी के ऑर्बिटल इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, बिटवीन द एक्सिस को। ठीक है, कौन कौन से? एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। बचे 2, एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये ऑर्बिटल इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, अलोंग द एक्सिस। मतलब जहां पर एक्सिस है वहीं पर ऑर्बिटल्स भी हैं। ठीक है, अब बिटवीन द एक्सिस और अलोंग द एक्सिस से क्या फर्क पड़ेगा? रिपल्शन और बढ़ी हुई एनर्जी का, यही हमने देखना है। अब जरा ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि लिगेंड जो होते हैं वो एक्सिस से आते हैं, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब लिगेंड यहां से अप्रोच कर रहा है मेटल आयन को और मेटल आयन के पास डी ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल की शेप आपके सामने मेंशन है। लिगेंड आ रहा है एक्सिस से, वाई एक्सिस से, और ऑर्बिटल कहां मौजूद है? बिटवीन द एक्सिस मौजूद है। एक्स और वाई के बीच में पड़ा हुआ है ऑर्बिटल। क्या ऑर्बिटल और लिगेंड का आमना सामना सीधे तौर पर होगा? नहीं होगा। इससे क्या होगा? ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच में रिपल्शन तो होगी, लेकिन कम रिपल्शन होगी। अब जरा यहां देखिए, फिर वाई एक्सिस से आपका लिगेंड आ रहा है और ऑर्बिटल भी वहीं पर पड़ा हुआ है। जिस डायरेक्शन से लिगेंड आ रहा है उसी डायरेक्शन पर ऑर्बिटल भी पड़ा हुआ है। तो लिगेंड और ऑर्बिटल का आमना सामना सीधे तौर पर होगा। सीधे तौर पर होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगी। अब रिपल्शन ज्यादा होगी तो इस तरह के ऑर्बिटल को अपनी एनर्जी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी और इस तरह के ऑर्बिटल को अपनी एनर्जी कम बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती तो है, लेकिन एक जैसी वैल्यू से नहीं बढ़ती। कुछ ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ती है, कुछ ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी कम बढ़ती है। इस तरह से डी ऑर्बिटल टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। डी ऑर्बिटल के टूटने को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब दोबारा बताइए, कौन से ऑर्बिटल ज्यादा एनर्जी बढ़ाएंगे?
जो अलोंग द एक्सिस होंगे। ये दो ऑर्बिटल ज्यादा एनर्जी बढ़ाएंगे। और कौन से ऑर्बिटल कम एनर्जी बढ़ाएंगे? जिनमें रिपल्शन कम होगी। रिपल्शन कम कहां होगी? बिटवीन द एक्सिस वाले। और ये कौन से तीन ऑर्बिटल हैं बिटवीन द एक्सिस वाले? ये तीन, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। इनमें एनर्जी कम बढ़ेगी, इनमें एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी। इनको कहते हैं T2G सेट, T2G सेट। और इन दोनों को कहते हैं EG सेट, EG सेट। तो T2G वाले कम एनर्जी बढ़ाएंगे, EG वाले ज्यादा एनर्जी बढ़ाएंगे। इसी d ऑर्बिटल के टूटने को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और थ्योरी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में फ्री मेटल आयन का d ऑर्बिटल दिखाया गया है। फ्री मेटल आयन का मतलब है कि लिगेंड और मेटल आयन की मुलाकात अभी नहीं हुई है। अब लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल आयन को, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी। रिपल्शन से d ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी। अब सभी पांचों d ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी नहीं बढ़ेगी। कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम बढ़ेगी। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी उन्हें बोलेंगे EG, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम बढ़ेगी उन्हें बोलेंगे T2G। T2G सेट EG सेट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको डेल्टा O बोलेंगे, O फॉर ऑक्टाहेड्रल। और डेल्टा O का मतलब है CFSE। CFSE का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G सेट एंड EG सेट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डेफिनेशन आपके सामने मेंशन है। अब ये जो डॉटेड लाइन दिखा रखी है इसको बोलते हैं बारी सेंटर। बारी सेंटर रिप्रेजेंट करता है एवरेज एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल को। इस एवरेज एनर्जी से ऊपर एनर्जी राइज होगी, एवरेज एनर्जी से नीचे एनर्जी फॉल होगी। इस मैग्नीट्यूड से एनर्जी राइज होगी, इस मैग्नीट्यूड से एनर्जी फॉल होगी। सिंपल बता देता हूं, डेल्टा O को अगर हम 3/5 से इंटू कर दें तो हमें एनर्जी राइज मिल जाएगा। डेल्टा O को अगर हम 2/5 से इंटू कर दें तो हमें एनर्जी फॉल मिल जाएगा। इस तरह से हमारे सामने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मेंशन है। अब यहां पर डीजेनरेट लिखा है। डीजेनरेट का मतलब होता है पांचों d ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। तब तक सेम है जब तक लिगेंड अप्रोच नहीं करेगा। लिगेंड ने अप्रोच किया, d ऑर्बिटल की डीजेनरेसी खत्म हो गई, यानी पांचों d ऑर्बिटल की अब एक जैसी एनर्जी नहीं रही। कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा हो गई, कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम रह गई। ये है आपके सामने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में आपको मालूम होना चाहिए 6 लिगेंड होते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में मेटल के आसपास। अब आपके एनसीईआरटी सिलेबस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए स्प्लिटिंग तो मेंशन है, एक्सप्लेनेशन मेंशन नहीं है। तो मैंने आपके सामने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की स्प्लिटिंग दिखा रखी है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल से जस्ट अपोजिट होती है। इसमें 2 ऑर्बिटल्स नीचे, 3 ऑर्बिटल्स ऊपर। जो 2 ऑर्बिटल्स नीचे हैं उनका नाम है E, जो 3 ऑर्बिटल्स ऊपर है उनका नाम है T2। एनर्जी डिफरेंस का नाम यहां है डेल्टा T, T फॉर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी कह सकते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 4 लिगेंड्स होते हैं मेटल के चारों तरफ। डेल्टा T और डेल्टा O के बीच में रिलेशन है। डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। डेल्टा O की वैल्यू देगा एग्जाम में, डेल्टा T आपको निकालना होगा। अब डेफिनेशन मेंशन है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। ये वो सीरीज होती है जहां सारे लिगेंड्स अरेंज होते हैं उनकी CFSE वैल्यू के हिसाब से। अब CFSE का नाम पता लग गया है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जिन लिगेंड की CFSE जितनी ज्यादा होगी वो उतने स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे, और जिन लिगेंड्स की CFSE जितनी कम होगी वो वीक लिगेंड होंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड से बनता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलिए इसको पढ़ते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा डेल्टा O के बारे में, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल्टा O ज्यादा कब होगा? SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, एग्जांपल है CN। डेल्टा O कम कब होगा? WFL वीक फील्ड लिगेंड के केस में, एग्जांपल है H2O। अब डेल्टा O किससे ज्यादा किससे कम? डेल्टा O P से ज्यादा, डेल्टा O P से कम। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डेल्टा O P से ज्यादा होता है और वीक फील्ड लिगेंड में डेल्टा O P से कम होता है। अब आप बोलेंगे P क्या होता है? P फॉर पेयरिंग एनर्जी। अब एक ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन को पेयर कराना चाहते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी फिल करना चाहते हैं। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसी एनर्जी को कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डेल्टा O P से ज्यादा होता है, वीक फील्ड लिगेंड में डेल्टा O P से कम होता है। अब हमने D के 5 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मतलब मेटल आयन के पास D में 5 इलेक्ट्रॉन है
उस डी के 5 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कब? जब डेल्टा ओ पी से ज्यादा होगा। चलिए, डेल्टा ओ ज्यादा है, डेल्टा ओ हाई है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। अब देखिए, अब हमने डी के 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3। अब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो चौथे इलेक्ट्रॉन को जंप करने में दिक्कत होगी, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने से मना कर देगा। वो कहेगा मैं नीचे पेयर हो जाता हूं। इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। अब पांचवा इलेक्ट्रॉन भी नीचे पेयर हो गया, तो T2G को सारे इलेक्ट्रॉन मिल गए, EG को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, तो T2G में आगे 5 इलेक्ट्रॉन, EG में आगे 0 इलेक्ट्रॉन। ऐसे बने हुए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब डेल्टा ओ पी से ज्यादा होता है। डेल्टा ओ पी से ज्यादा कब होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। अब चलते हैं डेल्टा ओ पी से कम है वीक फील्ड लिगेंड के केस में। डी में इलेक्ट्रॉन भरने 5, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, एनर्जी डिफरेंस कम है तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, पांचवा भी ऊपर चला जाएगा। T2G को मिल गए 3, EG को मिल गए 2, T2G 3, EG 2। इस तरह बने हुए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब डेल्टा ओ पी से कम होता है। और डेल्टा ओ पी से कम कब होता है? वीक फील्ड लिगेंड में। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि डेल्टा ओ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? डेल्टा ओ डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पर। पहला, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन होगा उतना डेल्टा ओ ज्यादा होगा। सिंपल हम समझते हैं, एक Fe3+ है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है, एक Fe2+ है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है। Fe3+ का डेल्टा ओ ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू Fe2+। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा डेल्टा ओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब है नेचर ऑफ मेटल आयन, डेल्टा ओ बढ़ेगा अगर इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल में फील्ड होगा, और कम डेल्टा ओ होगा जब इलेक्ट्रॉन 4d ऑर्बिटल में फील्ड होगा। सबसे कम डेल्टा ओ कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में फील्ड होगा। इसी को कहते हैं नेचर ऑफ मेटल आयन। अब तीसरा, नेचर ऑफ लिगेंड, जैसे हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का डेल्टा ओ ज्यादा होता है देन वीक फील्ड लिगेंड। Cn का डेल्टा ओ ज्यादा, H2O का डेल्टा ओ कम।